डीके राठी क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पूर्व वैदिक काल। इससे पहले मैंने आपको इतिहास में हड़प्पा काल से जुड़े हुए 2 पार्ट वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराए और तीसरे पार्ट के अंदर मैंने उसके क्वेश्चंस सॉल्व करके आपको दिखाएं कौन कौन से एग्जामों में आए हुए हैं। मेरा नाम डीके राठी है और मैं एक लेखक और एक शिक्षक हूँ। मेरी ये पुस्तक है जिसका जो 9th एडिशन है, यहाँ पर मेरा नाम लिखा हुआ डीके राठी और स्नेहा पब्लिकेशन मेरठ से ये बुक प्रकाशित होती है। इसके अंदर जो आपको विशेषता है वो ये है कि इसके अंदर आपको मटेरियल तो मिलेगा ही और साथ ही साथ इसके अंदर 3300 क्वेश्चंस जो कि 2021 तक की एग्जाम के अंदर जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो सारे प्रश्न मैंने इसके अंदर शामिल किए हुए हैं, उनको सॉल्व किया हुआ है। तो आप लोग इसको बाजार से भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन जितनी ये ऑनलाइन साइट्स हैं जैसे अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, वहाँ पर भी ये आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। वो हो गया, जैसे मैंने कहा, वैदिक काल से आज हम प्रारंभ करेंगे। और वैदिक काल को शुरू करने से पहले कुछ पृष्ठभूमि के बारे में चर्चा करते हैं। जैसे आप ये जानते हैं कि इससे पहले भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता का प्रसार था। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो 2000 ईसा पूर्व तक उसे परिपक्व काल कहते हैं और 2000 के बाद हड़प्पा सभ्यता के पतन की शुरुआत हो गई। तो जो नगरीकरण के लक्षण है वो घटते गए और धीरे धीरे वो ग्रामीण बस्तियों में परिवर्तित हो गई। जिस दौरान ये घटना भारतीय उपमहाद्वीप में हो रही थी उसी समय पर हड़प्पा सभ्यता के मुहाने पर या इसके बाहरी हिस्सों के ऊपर नए लोगों का आगमन हुआ जिनको इंडो आर्य या फिर जिनको आर्य के नाम से जानते हैं। तो आर्य जो थे वो भारत में उत्तर पश्चिम की दिशा से आए, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मानना है। हालांकि यह भी विवादित तथ्य है कि वाकई क्या आर्य बाहर से आए, इस विवाद में फिलहाल हम नहीं जाते। तो आर्यों का जो आगमन है भारत के अंदर वो कब होगा? जब हड़प्पा सभ्यता के पतन की शुरुआत होगी। तो एक देख लेते हैं इसका प्रसार कैसे है, ताकि जो विभिन्न इतिहासकारों ने अपने मत दे रखे हैं उन्हें आप बेहतर रूप से समझ पाएंगे कि जो आर्य थे वो भारत में कहाँ से आए, किस दिशा से आए। तो उसके बारे में भी पॉइंट जो है हमें दिए गए हैं, उनको मैं दिखा देता हूँ आपको मैप के माध्यम से। अब ये माना गया कि जो आर्य आए हैं भारत के अंदर वो आए हैं किस जगह से? ये माना गया कि ये जो स्टेपीज के मैदान हैं, आप जानते होंगे स्टेपीज के मैदान जो है ये कहां पर है? ये जो दक्षिण रूस है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूं और बेहतर रूप से आपको समझ में आएगा। देखिए, ये जो हड़प्पा वासी थे वो किस जगह पर थे? इस स्थान पर। यह स्थान था जो उनके प्रसार का था और यहां तक फैला हुआ था। अब यह माना गया कि ये जो कैस्पियन सागर है दुनिया की सबसे बड़ी झील और ये काला सागर है, इसके उत्तर में ये हो गए स्टेपीज घास के मैदान जो कजाकिस्तान से शुरू होकर और यहां पर यूक्रेन तक फैले हुए हैं। इसी मध्य एशिया से इन नए लोगों का आगमन हुआ जिनको आर्य कहा गया। इसके अलावा इनकी कुछ जो समूह है वो इधर आ गए जिसे फारस कहते हैं, यानी कि ईरान के अंदर। कुछ हिस्से जो हैं इधर की तरफ चले गए यूरोप के अंदर। तो इस प्रकार से माना गया कि मूलतः जो है आर्य बाहर से आए हुई जाति के लोग थे। शुरुआत के अंदर तो आर्यों को माना गया कि आर्य एक क्या हो गया, एक जाति है, लेकिन बाद में इतिहासकार इस मत पर सहमत हुए कि आर्य जो थे यह एक भाषा समूह था जो इंडो आर्यन भाषा का इस्तेमाल करते थे। यही इंडो आर्यन भाषा जो है भविष्य के अंदर संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाएं जो उत्पन्न हुई वो इसी से हुई। तो वर्तमान के अंदर आर्य जो है एक भाषा समूह को नाम दिया गया है। इसके बाद अब जो वैदिक काल है
इस वैदिक काल को भी हम दो भागों के अंदर विभाजित करते हैं। एक कहलाता है पूर्व वैदिक काल और एक कहलाता है उत्तर वैदिक काल। इसके वर्गीकरण का क्या कारण है वह भी देख लेते हैं। देखिए, इसके जो वर्गीकरण है वैदिक काल का, उसके पीछे आधार ये दिया गया है कि वैदिक काल जो है एक तो कहलाता है पूर्व वैदिक, जो आज का हमारा विषय है वो हो गया पूर्व वैदिक काल। ये इसका समय काल जो है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर और 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय है उसे हम कहते हैं पूर्व वैदिक काल। इसके बाद जो दूसरा समय शुरू होता है वह कहलाता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है इसका संदर्भ क्या होगा कि इस समय पर उत्तर वैदिक काल के अंदर लोहे का प्रयोग भारतीय उपमहाद्वीप पे प्रारंभ हो गया, यानी कि आर्यों ने ही लोहे की खोज करी और इसकी समय सीमा जो होगी वो 1000 से लेकर और 600 ईसा पूर्व तक का समय होगा। अब जब भी हम कभी काल को विभाजित करते हैं तो उसके पीछे क्या कारण है, कोई बड़ा परिवर्तन ही कारण बनता है, तभी हम काल को भिन्न रूप में गणना करते हैं। इस समय पर चूंकि लोहे का प्रयोग शुरू हो गया और लोहे ने सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी क्षेत्र के अंदर बड़े परिवर्तन करे, इसीलिए इसको हम उत्तर वैदिक काल के रूप में नए तरीके से करते हैं। और ये जो पूर्व वैदिक काल है इसको हम एक और नाम से जानते हैं और वो क्या कहलाता है, उसे कहते हैं ऋग्वैदिक काल। इस काल को जो 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व का है, इसको ऋग्वैदिक काल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसी दौरान दुनिया की प्राचीनतम पुस्तकों में से एक ऋग्वेद की रचना की गई। तो ये हम आज का हमारा जो टॉपिक है वो होगा पूर्व वैदिक काल। तो वैदिक काल के हमने दो वर्गीकरण कर लिए और ये भी समझ लिया कि वैदिक जो आर्य थे उनका आगमन हड़प्पा के साथ साथ ही है, लेकिन हड़प्पा के पतन के बाद इनका प्रभाव उत्तर भारत के अंदर स्थापित हुआ। इस पृष्ठभूमि के अंदर अब हम पढ़ाई शुरू करते हैं वैदिक काल की। तो वैदिक काल की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर आपको अपनी इस पुस्तक में दी हुई है। बजाय ये करने के कि मैं इन सब चीजों को लिखता हुआ चलूं, बेहतर होगा आप किताब की फॉर्म में, अगर आपने ये किताब परचेज कर ली तो इस किताब से आपको ये लाभ होगा कि मैं सारे के सारे जो चैप्टर हैं एक से लेकर आखिरी तक के बुक में जितने चैप्टर हैं उन्हें मैं आपको ऑनलाइन कराता हुआ चलूंगा। और साथ ही साथ मैं जो क्वेश्चन कराऊंगा हर टॉपिक के बाद वो किताब के अलावा होंगे। किताब में जो क्वेश्चन है वो तो होंगे ही, उसके अलावा जो क्वेश्चन है वह मैं इसमें कराता हुआ चलूंगा, ताकि आपकी क्वेश्चंस की जो संख्या होगी वो इतनी ज्यादा होगी कि यदि आप उन्हीं को पढ़ के जाएंगे तो कोई ना कोई संभावित प्रश्न का उत्तर आपको उन प्रश्नों से मिल जाएगा। तो यहां पर पॉइंट जो है हमारा वो देखिए, यहां पर हो गया कि ऋग्वैदिक काल का वर्गीकरण मैंने दे दिया कि ऋग्वैदिक काल का समय क्या है जो मैंने अभी आपको समझाया था, और उत्तर वैदिक काल का समय क्या है, ये तो दोबारा बताने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद है वैदिक काल के जो संस्थापक है वह कौन है, तो वैदिक काल के जो संस्थापक है वह है आर्य। और मैंने आपको बताया कि आर्य जो है, आर्य का अर्थ क्या हो गया। देखिए, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है श्रेष्ठ, और वैसे आर्य का मतलब है एक भाषा समूह के लोग जो विशिष्ट भाषा बोलते थे, जो कि यहां पर रहने वाले हड़प्पा या ग्रामीण बस्तियों में रहने वाले लोगों की भाषा से भिन्न थी। अधिकांश विद्वान जो है, जिसमें मूलतः यूरोपीय हैं, और हालांकि दो भारतीय विद्वानों के नाम हम पढ़ेंगे जिसमें बाल गंगाधर तिलक और दयानंद सरस्वती है, उन्होंने भी माना है कि ये लोग जो हैं वो बाहर से आए थे। तो इनका ये मानना है कि आर्य मूलतः विदेशी थे जिन्होंने स्थानीय निवासियों पर आक्रमण करके यहाँ पर सत्ता स्थापित करी। खैर, ये इतना पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, या इसको हम ज्यादा हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। हमारा जो मेन पॉइंट है वो इसके बाद शुरू होगा कि ये जो अर्थ है, वेद का जो अर्थ है, अब वेद जो शब्द है, वेद शब्द जो है वो निकला है विद धातु से। विद धातु का मतलब हो गया जानना। तो जानना जो है, यानी कि किसी चीज के बारे में जानकारी प्राप्त करने को विद कहते हैं। और उसी वेद, यहां वेद का अर्थ जो है
जब हम वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो यहाँ वेद का अर्थ जो होता है वो होता है पवित्र ज्ञान, जो कि वैदिक साहित्य को माना जाता है। तो वेद जो है इसका अर्थ हो गया ज्ञान अथवा पवित्र ज्ञान, और आर्य जो है इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ। जिस भाषा की उत्पत्ति इन लोगों ने करी वह कौन सी कहलाई गई? संस्कृत। मैंने आपको बताया कि इंडो आर्य या आर्य जाति के जो लोग थे ये विशिष्ट भाषा बोलते थे, जिस भाषा से संस्कृत भाषा, लैटिन भाषा और अन्य भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है। इसके अलावा यहां पर इंपॉर्टेंट लगा लेना आप इस बिंदु को, ये वाला जो पॉइंट है ये वाला, इसमें मैंने क्या दे रखा है? इसमें दे रखा है कौन से विद्वान ने आर्यों को कहां से आया हुआ बताया। तो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट होगा, एक तो नाम आएगा मध्य एशिया से मार्क्स मुलर का। मार्क्स मुलर जो है ये इंडोलॉजिस्ट था। इंडोलॉजिस्ट का मतलब है एक ऐसा विदेशी जिसने भारत का अध्ययन करा, यानी कि भारत के साहित्य का अध्ययन करा। तो जो भारत में जिज्ञासा रखता है, अध्ययन करता है, उसको इंडोलॉजिस्ट कहते हैं। मार्क्स मुलर जो है ऐसा ही एक इंडोलॉजिस्ट है। हालांकि इसके कार्य से एक भारी नुकसान हमें ऐसा हुआ कि इसने जब भारत के पुरानी पुस्तकों को अनुवादित करके यूरोप को भारत के संस्कृति से अवगत कराया, तो कई सारे ऐसे दृष्टिकोण थे जो विदेशी होने के कारण वह समझ नहीं पाया, और वो दृष्टिकोण उसने भ्रामक पूर्वक जब यूरोपियनों को दिया तो भारतीयों की पहचान उस भ्रामक परिप्रेक्ष्य के आधार पर ही बन गई, और बहुत सारी जो गलतफहमियां हैं वह भी पैदा हुई। इसके अलावा आर्कटिक क्षेत्र, यानी कि आर्कटिक से आया हुआ किसने माना? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक जो है, जैसे इनके बारे में आप आधुनिक भारत में पढ़ेंगे, ये गणित के शिक्षक थे, एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। तो अंग्रेजों ने इन्हें पत्रकारिता में एक लेख लिखने के कारण कारावास की सजा सुनाई, और कारावास कहां पर सुनाया? मांडले जेल। यानी कि मांडले जो जेल पड़ती है ये कहां पर है? मांडले जेल जो है ये म्यांमार के अंदर है। म्यांमार जो हमारा पड़ोसी देश है, म्यांमार जिसको पहले बर्मा कहते थे, तो इसी के अंदर ये देश देखिए, थोड़ा और मैं बड़ा कर दूं इसको, ये देश जो है ये कहलाता है म्यांमार। ये देश है म्यांमार। तो 1935 तक जब भारत सरकार अधिनियम आया, तो उस समय तक 1935 तक ये जो म्यांमार है, या जिसे पहले बर्मा कहते थे, ये ब्रिटिश भारत का हिस्सा था। और यहां पर एक जेल थी जिसका नाम था मांडले जेल। इस मांडले जेल के अंदर कारावास की सजा बाल गंगाधर तिलक को सुनाई गई। और बाल गंगाधर तिलक जब जेल में थे तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी, आर्यों का आर्कटिक निवास या आर्यों का आर्कटिक घर। उस पुस्तक के अंदर उन्होंने इस मत को प्रतिपादित किया कि आर्य जो है वो आर्कटिक क्षेत्र से आए थे। ये ध्यान रखना। इसके अलावा दूसरा जो दे रखा है यहाँ तिब्बत। तिब्बत के बारे में किसने कहा? वो स्वामी दयानंद सरस्वती का नाम है। और तिब्बत तो आप जानते ही हैं कि तिब्बत किस क्षेत्र के अंदर है। तो हमारे उत्तर के अंदर, आज तो इस पर चीन का अधिकार है, तो ये हिस्सा जो है, ये हिस्सा है, ये तिब्बत का हिस्सा है, जिसको और थोड़ा इधर तक ले आइए। तो दयानंद सरस्वती जिन्होंने 1875 के अंदर आर्य समाज की नींव रखी, उनके अनुसार ये तिब्बत से आए थे। अगला बिंदु जो है हमारा, जिस पर हमें ध्यान देना है, वो हो गया कि ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल जो है, इसमें ऐसा तो नहीं हुआ कि जब आर्य भारत आए तो भारत के अंदर रहने वाले जो हड़प्पा वासी थे वो पूरी तरह समाप्त हो गए। दोनों समकालीन भी चलते रहे कुछ समय तक। इसीलिए उन स्थानों के नाम भगवानपुरा और मांडा, ये दो स्थान है जहां उत्तर हड़प्पन काल और ऋग्वैदिक काल दोनों के ही समानांतर हमें निवास प्राप्त होते हैं। तो ये पॉइंट दिया गया कि सांस्कृतिक अंतराल जो है इसके अवशेष नहीं मिलते। कुछ मानते हैं कि ये बाहर से आए और पूरी तरीके से इन्होंने पराजित कर दिया और हड़प्पावासी समाप्त हो गए। ऐसा नहीं है। भगवानपुरा और मांडा में हमें पता चलता है कि ये जो है दोनों समानांतर भी कुछ समय के लिए रहे। अब आर्य जो थे
आर्यों का जो भौगोलिक क्षेत्र था, जब वो भारत आए तो उनका भौगोलिक क्षेत्र जो है वह कौन सा था। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आर्य जो है वो भारत में कब आए। आर्य जो है ये भी हमने पढ़ा कि उस क्षेत्र के अंदर आर्य आए जो क्षेत्र हड़प्पा वासियों के द्वारा प्रशासित था, या हड़प्पा वासी उसके अंदर शासन करते थे। तो अब इनका जो समय रहेगा, ये देखिए यहां पर हमने पढ़ा था कि हड़प्पा का जो प्रसार था वो कहां पर था बच्चों, आपको दिख रहा होगा यहां पर। तो हड़प्पा का जो प्रसार था वो इस क्षेत्र में था। ये सारा का सारा जो क्षेत्र था, ये क्षेत्र था हड़प्पा। यहां भी इधर तक सब जगह के अंदर इनका था। और जैसे हमने कहा कि ये जो आर्य हैं, इनका आगमन जो है उत्तर पश्चिम से हुआ था, यानी कि इस दिशा से हुआ था। तो प्रारंभ के अंदर कौन सा क्षेत्र पड़ता है जहां पर इन्होंने अपना निवास किया होगा। तो प्रारंभ में जो आर्य थे, जिस क्षेत्र में उन्होंने निवास किया उसे कहते हैं सप्त सैंधव, यानी कि 7 नदियों का क्षेत्र। उसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, उसके अंतर्गत एक तो आ गई सिंधु नदी, जैसे आप देख पा रहे हैं, सिंधु नदी, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, 6 नदियां होगी। एक तो सिंधु और इसमें गिरने वाली 5 सहायक नदियां, और 7वीं नदी जो अब विलुप्त हो चुकी वह कौन सी है, वह कहलाती है सरस्वती। तो प्रारंभ के अंदर जो हम आज चैप्टर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं पूर्व मध्य काल का या ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल के अंदर इनका प्रसार यहां पर था, और उत्तर वैदिक काल तक इन्होंने धीरे धीरे इधर की तरफ इनका प्रसार प्रारंभ हुआ, यानी कि उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तरी बिहार तक का ये क्षेत्र था जहां इनका बाद में प्रसार हुआ। तो ये जो डॉटेड लाइन रेड कलर की मैंने आपको दिखा रखी है, ये संपूर्ण वैदिक काल के अंदर जिस क्षेत्र पर इनका प्रभाव था या इनकी सत्ता थी उसको मैंने दर्शाया। प्रारंभ में केवल सप्तसैंधव क्षेत्र है जहां इनकी सत्ता थी या जहां पर इन्होंने प्रारंभ के अंदर निवास किया था। अब वापस उसी पे आते हैं हम। ये सप्तसैंधव क्षेत्र हो गया। अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान रखना है, वह कौन सा है कि जो वर्तमान के अंदर सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं उनके प्राचीन नाम क्या क्या हैं। ये भी मैंने एसएससी के एग्जाम में देखा है, जब पूछा गया कि संबंधित नदी को आधुनिक नदी को प्राचीन काल में क्या कहते थे। तो जैसे सबसे पहले हो गया झेलम। झेलम को क्या कहते थे, वितस्त। चिनाब नदी को क्या कहा जाता था, अश्किनी। व्यास नदी को क्या कहते थे, विपासा। रावी नदी को क्या कहते थे, पारुष्णी। सतलुज को क्या कहते थे, सतुद्री। और यमुना को क्या कहते थे, क्योंकि ऋग्वेद के अंदर जो है यमुना नदी का 3 बार जिक्र मिलता है, तो उस समय पर नाम जो है वो कहलाता है कलिंदी। हालांकि ये मैं आपको बताता हुआ चलूं कि ऋग्वेद के अंदर 25 नदियों का वर्णन किया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा बार जिस नदी का वर्णन है वो सिंधु नदी है, और सबसे पवित्र नदी जो बताई गई है वह बताई गई है सरस्वती। तो ये नदियां प्राचीन और आधुनिक, इस संदर्भ के अंदर परीक्षा के अंदर जो सवाल आते हैं आप उसका उत्तर जो है वो इस आधार पर दे पाएंगे। अब आ गया इसके बाद हमारे यहां इनकी सामाजिक व्यवस्था जो है वो किस प्रकार की थी, आर्यों की सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो चूंकि ये लोग जनजाति जीवन पद्धति को अपनाते थे, तो जहां भी जनजाति है वहां पर सामाजिक राजनीतिक सारी समीकरण जो है वो बहुत ही सरल होते हैं। इसीलिए इनके यहाँ पर भी जो सामाजिक व्यवस्था थी वह बहुत ही सरल थी। हालांकि ये मानते हैं कि आर्य जो थे इनका रंग जो है ज्यादा गौर ज्यादा साफ था, और यहाँ पर जो निवासी थे जो उन क्षेत्र में पहले से ही बसे हुए थे उनका रंग गहरा था। इसीलिए यहाँ पर जो वर्ण विभेद है वो रंग के आधार पर था, न कि वर्ण आश्रम व्यवस्था जो आगे चलकर हम देखते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में वर्गीकरण है, वो ऋग्वैदिक काल में नहीं। क्योंकि मैंने बताया ये क्या थे, यह केवल किस प्रकार के थे, जनजाति समूह था, क्योंकि घुमक्कड़ और पशुचरी थे। स्थायी निवास करना इन्होंने प्रारंभ नहीं किया था, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने केवल पशु ही चराए, इन्होंने कुछ फसलें भी बोई। हालांकि बड़े पैमाने पे कृषि का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन जैसे यव जिसे जौ कहते हैं या इंग्लिश में बार्ले कहते हैं, उसको उस फसल को यह लोग उगाते थे। लेकिन प्रमुख व्यवसाय क्या था,
प्रमुख व्यवसाय जो है पूर्व वैदिक काल में जो हम पढ़ रहे हैं उसमें ये पशु चराना ही था। यानी कि अब अगला पॉइंट हो गया, यहां पॉइंट दे रखा, आर्य जो थे वो क्या कैसे थे, ये पशुचर और घुमक्कड़ थे, परिवार समाज का आधार था। देखिए हर सामाजिक वर्गीकरण में सबसे छोटी इकाई कौन सी मानी जाती है, वो मानी जाती है परिवार या कुल, और यहां पर सबसे बड़ी यूनिट जो है वो भी परिवार थी। आज सबसे बड़ी यूनिट किसको मान सकते हैं हम, प्रशासनिक, हम कह सकते हैं राज्य, उस समय पर इसको कहते थे जन। इसके बाद समाज में वर्ण के आधार पर जो वर्गीकरण था वो वर्गीकरण किस आधार पर था, गौर एवं गहरा वर्ण, यानी कि आर्य जो थे ये इनका रंग थोड़ा साफ था और जो यहां पर लोग थे उनका रंग थोड़ा गहरा था, यही वर्गीकरण था। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ये जो ऋग्वेद है जिसको हमने कहा दुनिया की प्राचीनतम पुस्तक में से एक, वो 10 मंडल यानी कि 10 चैप्टर में डिवाइडेड है। उसके 10वें चैप्टर के अंदर एक श्लोक है। यह जान लीजिए कि वैदिक साहित्य जो है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तो मंत्र है और दूसरा हिस्सा जो है वो कर्मकांड से जुड़ा हुआ है। तो जो मंत्र हैं उन्हीं को श्लोक कहते हैं, उन्हीं के अंतर्गत ये पुरुषोक्त श्लोक आता है 10वें मंडल में, जिसमें एक आ गया कि जो ब्रह्म है उसके सिर से तो ब्राह्मणों का उदय हुआ और हाथों से उदय हुआ क्षत्रियों का, जंघा से या पेट से जिसे उदर भी कहते हैं उससे उदय हुआ वैश्य का, और जो पिंडलियां हैं उनसे उदय हुआ या हमारी एड़ियां हैं उनसे उदय हुआ शूद्र का। तो सवाल क्या आएगा, सवाल यह आएगा जाति प्रथा का या वर्ण व्यवस्था का सबसे पुराना उदाहरण हमें कहां से प्राप्त होता है। हमारा उत्तर 10वें मंडल के पुरुषोक्त श्लोक। या यह भी सवाल आ सकता है पुरुषोक्त श्लोक जो है वो कौन से मंडल में दिया गया है। जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पर आपको यह प्राथमिकता समझ में आएगी कि कौन से बिंदुओं पर एग्जाम में हमें ध्यान देते हुए चलना है। अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट हो गया महिलाओं की स्थिति के बारे में। देखिए ये जो काल था, इस काल के अंदर हम पाते हैं कि महिलाओं की स्थिति जो है वो अति सम्मानीय थी। बहुत सारी महिला विद्वानों के नाम भी आते हैं, जिसको महिला विद्वान को विदुषी कहते हैं हिंदी में, उनका नाम आता है। और जितनी भी कुप्रथाएं हम बाद के समय में देखते हैं, जैसे विधवा पुनर्विवाह बंद हो गया या बाल विवाह प्रारंभ हो गया, महिलाओं का समाज के अंदर जो सामाजिक स्थिति थी उसमें गिरावट आई, वो ऐसे कोई चिन्ह हमें नहीं दिखाई देते। यहाँ पर जो था नियोग प्रथा का प्रचलन था। नियोग प्रथा का मतलब क्या था कि नियोग का मतलब है कि यदि बड़े भाई की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु होने के बाद उस विधवा का विवाह परिवार के ही या तो उस व्यक्ति के छोटे भाई से या जो कुंबे के अंदर यानी कि जो कुटुंब के अंदर व्यक्ति हो उसके साथ में उसका विवाह कर दिया जाता था। इसी को नियोग प्रथा कहते हैं। इससे क्या हुआ कि विधवा के लिए जो हम आगे पढ़ते हैं कि विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को प्रतिबंधित करा या विधवा पुनर्विवाह 1856 के अंदर लागू किया गया, तो वो सारी चीजें जो है वो यहाँ पर हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? क्योंकि यहाँ पर विधवाओं की स्थिति जो थी वो खराब नहीं थी, उनका पुनर्विवाह का प्रावधान था। इसके अलावा परंतु किस मामले में महिलाओं को अधिकार नहीं था? संपत्ति में और राजनीति में भाग लेने के अधिकार से उन्हें वंचित रखा गया था। इसके बाद अगला जो पॉइंट हम इसके अंदर पढ़ेंगे, क्योंकि यहां तक इतना ही इंपॉर्टेंट था, बाकी आप देखते हुए चलेंगे। इसके अंदर यहां पर कुछ महिला विद्वानों के नाम आएंगे, ये आप लोगों को जरूर याद करने हैं, ये महत्वपूर्ण है। विश्वरा, मुद्रा, लोपा, घोषा, ये महिला विद्वान है जिन्होंने इस समय पर ख्याति प्राप्त करी। तो सवाल एग्जाम में आएगा, 4 महिलाओं के नाम दे देंगे या फिर पूछेंगे कि ऋग्वैदिक काल के अंदर निम्न में से दी गई नामों में से कौन विदुषी थी या विद्वान थी, तो नाम आएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन जो है जो शारीरिक वस्त्रों के नाम का सवाल जो है सीडीएस के एग्जाम में आया, और जनरल कंपटीशन में जैसे एसएससी है या अन्य वनडे एग्जाम है उसमें सवाल आ सकता है कि वासस क्या होता है, अधिवासस क्या होता है, नीवी क्या होता है। तो यहाँ पर क्या उनके बारे में बता दिया गया। जो कमर के नीचे का वस्त्र है उसे नीवी कहते हैं, कमर के ऊपर का वस्त्र जो है उसे वासस कहते हैं, और जो ऊपर का वस्त्र है जो चादर की तरह डाला जाता था उसे अधिवासस कहा जाता था। यह भी आप लोग अवश्य याद कर लेंगे।
अगला बिंदु है हमारा इसके अंदर कि जीवन पार्जन के लिए जो वेद वेदांग पढ़ाने वाले अध्यापक थे उन्हें उपाध्याय कहलाते थे। और ये तो आप सभी जानते होंगे, हमारे यहाँ जातिगत संरचना के अंदर जो नाम इस्तेमाल होते हैं वो पुराने समय पर किसी कार्य के साथ जुड़े हुए थे जिसमें वो पारंगत थे। जैसे 3 वेदों को पढ़ने वाला त्रिवेदी, 2 वेदों का ज्ञाता द्विवेदी, या फिर जो शिक्षक है जो वेद पढ़ा रहा है वह उपाध्याय। और आगे चलकर फिर ये जाति प्रथा के रूप में हमें नाम दिखाई देते हैं। भोजन में इस समय पर, क्योंकि मुख्यतः इनका पेशा क्या था, व्यवसाय क्या था, पशु चराना इनका मुख्य है, या पशुपालन इनका मुख्य व्यवसाय था। तो पशु से ही इनको क्या मिलता था, पशु से ही चमड़ा प्राप्त होता था, पशु के उत्पाद जैसे दूध है उसी का भोजन मुख्यतः करते थे। इसीलिए दूध, दही और घी इनका विशेष महत्व था। हालांकि जैसे मैंने कहा जौ खाने के लिए जो अन्य खाद्यान्न है उसका भी यह लोग प्रयोग करते थे, लेकिन कृषि जैसे मैंने कहा उन्नत नहीं थी। और एक क्वेश्चन यूपीपीसीएस में आया, ये पूछा गया कि अधन्य न मानने योग्य, जैसे हमारे यहाँ पर जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, भारतीय संस्कृति को जो अपनाते हैं, वह लोग गाय को एक सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। तो गाय के लिए ये जो सम्मान का भाव है ये भारतीय संस्कृति में कब से शुरू हुआ, वह शुरू हो गया इसमें, क्योंकि गाय को जो है कामधेनु भी माना जाता है, यानी कि इच्छाएं पूरी करने वाला भी माना जाता है। और उसके महत्व को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऋग्वैदिक काल के अंदर जो अधिकांश शब्द थे उनकी उत्पत्ति किससे हुई, उनकी उत्पत्ति जो है गौ, जिससे गाय शब्द निकला है उसी से हुआ। उदाहरण के तौर पर जैसे पुत्री है, तो पुत्री को क्या कहा जाता था, बेटी को क्या कहा जाता था, बेटी को कहा जाता था दोहित्र, बेटी को दोहित्र कहा जाता था। या इसको दोहित्र कहा जाता था। तो बेटा और बेटी दोहित्री, दूहने वाली, और बेटा दोहित्र, दूहने वाला। इसीलिए जब आप लोग गुप्त काल पढ़ते हैं तो गुप्त काल में आप क्या पढ़ते हैं, आप पढ़ते हैं कि समुद्रगुप्त जो है उसके नाम, एक नाम क्या है, लिच्छवी दोहित्र या दोहित्र। दोहित्र का मतलब क्या हो गया, दूहने वाला, यानी कि पुत्र को दोहित्र और पुत्री को क्या यूज होता था, दोहित्री। तो यहाँ लड़का और लड़की के लिए भी क्या हो गया, गाय से जुड़ा हुआ शब्द हो गया। इसके अलावा शाम के समय, संध्या के समय को क्या कहते थे, गोधूली कहा जाता था। इसके अलावा लड़ाई के लिए क्या यूज होता था, गोवेशना। तो यानी कि गाय का महत्व इतना था कि समाज के अधिकांश जो क्रियाकलाप थे उसमें गाय या गाय से जुड़े हुए शब्दों का ही प्रयोग किया जाता था। अब वापस आते हैं इसी पॉइंट के ऊपर। अगला हमारा हो गया कि राजनीतिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। जैसे मैंने आपको बताया भाई, राजनीतिक व्यवस्था अगर जनजाति समुदाय है तो बहुत ही सरल है। और इनकी जो सबसे छोटी इकाई थी वह कौन सी थी, सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई जो है वो कहलाती है कुल। और सबसे बड़ी इकाई क्या कहलाती है, जन। जन का जो मुखिया होगा उसे कहते थे राजन। तो राजन वर्ड जो है ये जन से निकला है। इसका मतलब ये हो गया कि जनजाति के लोग जो हैं वे आपस में ही इकट्ठे होकर जो भी 10-15 उनकी बस्तियां थी उनका एक मुखिया चुनते थे, जिसको प्रशासनिक नाम जन कहते थे, और मुखिया को कहते थे राजन। तो राजन का काम क्या था, राजन का काम था अपने आदमियों की रक्षा करना और अपने पशुओं की रक्षा करना। 2 कार्य के लिए ही राजन की नियुक्ति की जाती थी। और राजन ये जो अपना कार्य करता था ये किसकी सलाह से करता था, तो उसकी सलाह के लिए जो है वो कुछ संस्थाओं का नाम आता है, जनजाति संस्थाएं थी, सभा, समिति, गण और विधत। अभी मैं पढ़ाऊंगा। तो ये चारों संस्थाएं ऐसी थी जिनके माध्यम से राजा, जो राजन था, उसकी शक्तियों पर अंकुश लगाया जाता था और उसे प्रशासनिक कार्यों में सहायता दी जाती थी। अब रही बात हमारे कर आदि की, क्योंकि आज की तारीख में हम देखते हैं कि टैक्स इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो क्या ये कर वसूलते थे, तो कोई उल्लेख ऋग्वेद के अंदर टैक्स का नहीं है
केवल एक भेंट थी जो स्वैच्छिक रूप से दी जाती थी, जिसे कहते थे बलि, जो उत्तर वैदिक काल में एक बाध्यकारी कर हो गया, और वो पहला कर हो गया जिस नाम से कर प्रणाली की भारत में शुरुआत हुई। तो बाली जो शब्द है, या बाली जो शब्द है, उस शब्द का मतलब है इस काल में स्वैच्छिक भेंट जो लोग राजन को देते थे। तो यहां पर हमारा जो पॉइंट हो गया, यह पॉइंट हमारा इसके साथ समाप्त हो जाएगा। तो यहां पर और कुछ चीज करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि इस समय पर जनजाति मुखिया तंत्र था। तो जनजाति मुखिया तंत्र में क्या होता है भाई, देखिए, राजा अपनी मनमानी नहीं कर पाता था। अगर आमतौर पर देखा यह गया कि जो राजन होता था उसके परिवार का सदस्य उसका उत्तराधिकारी होता था, लेकिन उसके लिए जो जनजाति संस्थाएं थी, सभा समिति, खासतौर से समिति, उसकी सहमति लेनी आवश्यक थी। इसके बाद अगला जो पॉइंट हमारा आएगा, वो पॉइंट आ गया हमारा, यहां पर देखते हैं। और ये तो आप जानेंगे ही बच्चों कि कृषि जो है प्रमुख व्यवसाय नहीं था। ये तो मैंने कई बार आपको बताया कि यहां पर जो व्यवसाय था प्रमुख रूप से किस रूप में था, पशुपालन ही था। हालांकि जब ये ऋग्वैदिक काल समाप्त होने लगा तो उस समय पर हमें कृषि उपकरणों का उल्लेख मिलता है, यानी कि थोड़ी बहुत खेती की शुरुआत ऋग्वैदिक काल की समाप्ति के समय पर हो गई होगी, लेकिन मुख्य व्यवसाय कृषि उत्तर वैदिक काल का है। फिर हो गया, जैसे हमने अभी पढ़ा था, राजन कबीले का यानी कि जनजाति का प्रमुख जो है वो क्या कहलाता था, क्योंकि वो जन कहलाती थी इकाई, इसीलिए उसका मुखिया राजन कहलाता था। संपूर्ण क्षेत्र जो है कबीले में विभाजित था, जिसमें से प्रमुख कबीलों के नाम है, जैसे भरत नाम है, ये भरत है जिसके नाम पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया। ऋग्वेद के 10वें मंडल में 10 राज युद्ध का उल्लेख मिलता है। यूपीपीसीएस में क्वेश्चन आया 10 राज युद्ध क्या था बच्चों। एक तो ये सवाल आता है कि 10 राज युद्ध कौन सी नदी के मुहाने पर लड़ा गया। तो ये ध्यान रखिए कि जो भरत राजा था सुदास, उसका पुरोहित था विश्वामित्र, लेकिन विश्वामित्र जो थे वो बहुत ही क्रोधी स्वभाव के थे, जिसकी वजह से सुदास ने विश्वामित्र को हटाकर वशिष्ठ को अपना राजपुरोहित नियुक्त कर दिया। इसकी वजह से विश्वामित्र बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने प्रतिशोध लेने के लिए अन्य उनके विरोधी राजाओं का एक गुट तैयार करा। दोनों तरफ जो है आर्य और अनार्य शामिल थे, और इसी को समूह की संख्या के कारण इसको कहा गया 10 राज युद्ध। और जिस नदी के किनारे ये लड़ा गया उसको कहते हैं आज के समय पर रावी, और उस समय उसे क्या कहते हैं, परुष्णी नदी। तो ये पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, इसको आप इसी रूप में देख लेंगे। इन चीजों को मैंने यहाँ पर पूरी तरह समझा रखा है। आप लोग देखेंगे जो बुक, जिन पे बुक नहीं है, जो नोट्स बनाना चाहते हैं, वो रोक के वीडियो को आसानी से नोट्स बना सकते हैं। हालांकि किताब खरीद लेंगे तो आपका काम जो है थोड़ा आसान हो जाएगा, नहीं तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसके बाद आ गया राजनीतिक, और यहाँ पर राजनीतिक इकाइयों का जिक्र कर रखा है बच्चों मैंने, वो देखते हुए चलते हैं। सबसे छोटी इकाई क्या थी, कुल। कुल का मतलब क्या है, परिवार। और सबसे बड़ी इकाई कौन सी थी, जन। हालांकि कुछ जगह पर सामान्यता नहीं, राष्ट्र शब्द का भी प्रयोग है। हालांकि अधिकांश जगह पर ऋग्वेद में जन शब्द का ही, यानी कि कुल, ग्राम, विश्व, जन। आज की तारीख में कहें परिवार, गांव, तहसील, जिला, इस, और ये हो गया हमारा प्रदेश। इस तरीके का वर्गीकरण था। राजनीतिक संस्थाएं, ये वो राजनीतिक संस्थाएं थी जिनके सहयोग से राजा शासन चलाता था, और इसी कारण से ये संस्थाएं राजा पर अंकुश भी लगा पाती थी। सभा शब्द जो थी, सभा का मतलब क्या था, सभा वो जनजातीय संस्था थी जिसके अंदर कौन थे, इसके अंदर जो ब्राह्मण और उच्च वर्ग के लोग थे वो बुद्धिजीवी विषयों के ऊपर इस पर चर्चा करते थे। इसीलिए यहां पर लिखा उच्च वर्ग और ब्राह्मणों की संस्था इसके अंदर नाम दे रखा है। समिति जो, तो यानी कि सभा कैसे होगी आज के आधुनिक समय पर, राज्यसभा की तरह वरिष्ठ तो है लेकिन शक्ति समिति में है। समिति जो है आज की लोकसभा की तरह है, और ऋग्वेद के अंदर साक्ष्य मिलते हैं कि समिति जो है राजा का चुनाव भी करती थी। तो इसका उल्लेख हमें इसके अंदर प्राप्त होता है। तो ये सबसे शक्तिशाली थी। और उत्तर वैदिक काल में तो इनके महत्व को बताने के लिए कहा गया कि ये सभा और समिति जो थी वो देवता
प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इनके महत्व को दर्शाने के लिए। फिर हो गए गण। अगली जो संस्था का नाम दे रखा है वो दे रखा है गण। गण का मतलब क्या था कि युद्ध के समय पर जो संस्थाएं लड़ने वाले जो वयस्क लोगों का समूह होता था, उस समूह को क्या कहा जाता था? गण। यहां पर एक बात मैं बताता चलूं, हर किताब में लिखा है सभा और समिति में महिलाओं की हिस्सेदारी थी। आर.एस. शर्मा जो है, जिनकी किताब आईएएस की परीक्षाओं में ही चलती है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि चारों संस्थाओं के अंदर महिलाओं की भागीदारी थी। यानी कि ये लड़ने वाला जो समूह था, इसमें महिलाएं भी शामिल होती थी। हालांकि बाकी जो अन्य पुस्तकें हैं उसके अंदर इन 2 संस्थाओं का जब जिक्र किया है तो महिलाओं का उल्लेख किया है। सबसे पुरानी और सबसे निम्न कोटि की जो थी वो थी विधत। विधत का मतलब क्या था? विधत का मतलब था जब युद्ध के बाद लूटा हुआ माल का बंटवारा किया जाता था, उसके लिए संस्था गठित की जाती। आखिरी आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा धर्म। धर्म कैसा था इनका? तो जो प्रकृति की शक्तियां थी, उन प्रकृति की शक्तियों को ही उन्होंने देवताओं का रूप प्रदान करा, क्योंकि ये प्रकृति से जुड़े हुए प्राथमिक कार्य करने वाले और जनजाति समूह के थे, इसीलिए प्राकृतिक शक्तियों को इन्होंने देवताओं के रूप में देखा। इसीलिए जो हम देखते हैं देवताओं के गुण, वो प्राकृतिक गुणों के साथ मेलजोल करते हैं। और साथ ही साथ ये बात भी ध्यान रखनी है कि ऋग्वैदिक काल के अंदर किसी भी देवता को सर्वोच्च नहीं बताया गया। ऋग्वेद के एक मंत्र में वरुण को बता दिया गया देवताओं का देवता, अन्य जगह पर प्रमुखता की बात आई तो इंद्र देवता की बात आ गई। ठीक है, तो ये बहुदेववादी थे, प्राकृतिक बहुदेववादी, क्योंकि प्रकृति में वर्षा है तो वर्षा देने के लिए हम क्या नाम दे दिया? वर्षा देने के लिए इंद्र का नाम ले दिया। अग्नि जो है, अग्नि को माना कि ये देवताओं और मानव और आदमी के बीच में संपर्क स्थापित करती है, तो उनको गुण प्रदान कर दिया। ठीक है, तो प्राकृतिक बहुदेववादी थे। और साथ ही साथ जो सबसे लोकप्रिय देवता थे वो कहलाते थे, और मुख्यतः क्या थे? पुरुष प्रधान। और क्योंकि इनके यहाँ पूजा अर्चना का कारण क्या था? किस लिए पूजा अर्चनाएं की जाती थी? धन समृद्धि के लिए, युद्ध में विजय के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए, इसके लिए था। क्योंकि मुख्यतः समाज क्या था? मुख्यतः समाज पशुपालन और युद्ध पर आश्रित था। इसीलिए यह समाज कैसा था? पितरात्मक, पुरुष प्रधान समाज था। इसीलिए मुख्यतः पुरुष देवता प्रधान ही हमें यहाँ मिलते हैं। महिला अगर देवियां हैं, जैसे कुछ महिला देवी है, उनके नाम दे रखे हैं, जैसे उषा है, पृथ्वी है, इनके नाम दिए गए हैं, लेकिन उनको जो दर्जा है वो दूसरे स्तर का दिया गया है। तो मुख्यतः पुरुष प्रधान देवता थे। लोकप्रियता के आधार पर देवताओं का जो क्रम है वो क्या था? सबसे पहला, सबसे ज्यादा जो श्लोक दिए गए हैं ऋग्वेद में, वो इंद्र को दिए गए हैं। तो हमारा उत्तर होगा सबसे लोकप्रिय देवता जो थे वो इंद्र थे। बाकियों तो सूत्र क्या रहेगा याद रखने का? क्रम से IAS, यानी कि इंद्र पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पे अग्नि, तीसरे नंबर पे सोम। सोम क्या था? जैसे यज्ञ आदि कराए जाते थे तो उस दौरान सोमपान किया जाता, तो किस पौधे से ऐसा चीज प्राप्त होती थी जिसकी वजह से दुख दर्द दूर हो या थोड़ा बहुत आदमी को नशा होता हो, इस टाइप का कोई चीज थी, इसी को सोम कहते हैं। अग्नि का मैंने बता ही दिया, आदमियों या मानव और देवताओं के बीच में संपर्क स्थापित करने का काम अग्नि करती है, ऐसा इनकी मान्यता थी। तो ये 3 सबसे लोकप्रिय देवता थे। वरुण के बारे में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? वरुण के बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि यहां पर एक वर्ड यूज कर रखा कि किसके समतुल्य इनको माना गया, किस देवता के? अहुर मजदा। अहुर मजदा कौन है? जब मैं ऋग्वेद कराऊंगा अगले लेक्चर के अंदर आपको उत्तर वैदिक काल में, तो वहां पर आपको मिलेगा कि ऋग्वेद की जो रचना है वैसी ही रचना जेद अवेस्ता नामक ईरानी पुस्तक में भी है। यानी कि जिस तरीके से ऋचाएं लिखी गई हैं ऋग्वेद में, देवताओं को गुण दिए गए हैं, उसी प्रकार से जेद अवेस्ता ईरानी पुस्तक में भी कुछ देवताओं को वही गुण दिए गए हैं जो ऋग्वैदिक काल में दिए हैं। तो जो वरुण देवता को गुण दिए गए हैं वैसे ही जेद अवेस्ता नामक ईरानी पुस्तक में अहुर माजदा नामक देवता को दिए गए हैं। तो ये सिविल के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अलावा अग्नि, जैसे मैंने कहा कि अग्नि भगवान और मनुष्य के मध्य देवता के रूप में पहचानी जाती। तो आज का जो चैप्टर है हमारा वो मैं कंप्लीट करता हूं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मेरा आप लोगों से आग्रह है
कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इनके जितने मेरे लेक्चर्स हैं उनको आप शेयर करें और आपको वाकई लाभ होगा इसके अंदर। मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार।